अस्सलाम वालेकुम। मौलाना फजल रहमान ने पंजाब के इलाके फूल नगर में एक तकरीर के दौरान कुछ ऐसे कमेंट्स दिए जो किसी हवाले से, किसी एंगल से पाक फौज और पाक फौज के लिए काम करने वाले सिपाहियों के लिए तौहीन आमेज थे, जिसके बाद चंद हुकूमती ज़ोमा और बाद में सहाफ़ियों की एक पूरी लाइन ने मौलाना के ऊपर जो है वो हमलों का सिलसिला शुरू किया है। इसी सिलसिले से जुड़ा एक बड़ा अहम फैसला हुआ रावलपिंडी की एक अदालत में, जिसमें एक मुजरम जिसके ऊपर एक कत्ल 100% साबित था, जो कि कातिलों के एक खानदान से ताल्लुक रखता है, वो मामला जुड़ा हुआ था। वो मामला हल कर लिया गया। उस मामले को भी फौज के तरबियत याफ्ता, फौज के पैदा किए हुए सहाफ़ियों ने, जो आजकल अपेरेंटली फौज के खिलाफ बातें कर रहे हैं, एक बहुत ही मुख्तलिफ रंग देने की कोशिश की। ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है, ज़रा गौर से सुनने वाली बात है, ताकि इस मामले को, इस पूरे निज़ाम को समझा जा सके, जो कि फ़ौज और ISI ने पिछले 78 सालों में पाकिस्तान के अंदर कायम किया है। जिस निज़ाम के तहत पाक फौज और ISI चंद लोगों, जिनमें सियासतदान, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, ख़वातीन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और बाज़ सहाफ़ी भी शामिल होते हैं, जिसके ज़रिए फौज के उस पूरे, फौज और ISI के उस पूरे निज़ाम को अवाम के ऊपर मुसल्लत किया जाता है। इस निज़ाम का सबसे अहम हिस्सा और जुज़्व ये है कि फौज के लिए काम करने वाले ये सियासतदान, ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट या ये सहाफ़ी फौज के खिलाफ अमूमी तौर पे बात करते हैं। जब मतलब की बात, असल बात आती है, तो वहाँ पे फ़ौज का साथ देते हैं। जहाँ फ़ौज की मुखालिफ सियासी जमातों, जो आइडियोलॉजिकली फ़ौज के मुखालिफ हों, हमेशा उसके ऊपर अटैक करेंगे। कोई शख्स जो है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ कंटेंट बेस, एविडेंस बेस काम ला रहा हो, उसकी मुखालफत करेंगे। लेकिन जो फ़ौज का असल एजेंडा होगा, उसको भरपूर अंदाज में आगे बढ़ाएंगे। इस तरह की सूरत हाल को ना समझने की वजह से हमारे यहाँ सियासी शऊर बहुत पीछे रह गया और सियासी जमातें जद्दोजहद के बावजूद, कोशिश के बावजूद, कुर्बानी के बावजूद जो है वो कामयाब नहीं हो पा रही। बुनियादी वजह यह है कि वो फौज और ISI के इस निज़ाम को समझने से कासर हैं, जो मैं आपके सामने चंद फिक्रों में एक्सप्लेन करता हूँ। इससे पहले कि मैं बात शुरू करूं, दो हिस्से हैं बात के, एक मौलाना की तकरीर और एक मौलाना के साथ जो शामिल होने वाले फ़र्रुख खोखर नाम के एक साहब हैं, जिनको एक कत्ल के मुकदमे में बरी किया गया है। खबर आपने सुनी होगी, सजाए उम्र कैद हुई है। ये मामला क्या है? ये दोनों मामले जुड़े हुए हैं। इसको पेश किस तरह से किया गया है, ये भी उससे भी अहम सूरत हाल है। और ये जो मैं तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट करूंगा, ये फौज और ISI का दिया हुआ निज़ाम है, जिसको सुनने में लोगों को अमूमन दिलचस्पी नहीं होती, समझने में दिलचस्पी नहीं होती। इसलिए ना तो वो निज़ाम को समझ सकते हैं, ना ही अगर वो किसी भी कैपेसिटी में कोशिश कर रहे हैं निज़ाम में बेहतरी के लिए, किसी सियासी जमात के प्लेटफॉर्म से, सहाफ़त के प्लेटफॉर्म से या ह्यूमन राइट्स के लिए वो कोशिश कर रहे होते हैं, वो कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि वो इस पूरे निज़ाम को समझते नहीं हैं। पहले तो मौलाना पे आ जाए। मौलाना फजल रहमान फ़ौज के ख़ास आदमी हैं। इस बात को उन्होंने अपने पूरे सियासी कैरियर में साबित किया। उनके वालिद भी फौज के वफादार थे और उनके वालिद ने बहुत एहतराम है उनका, बहुत से सर्कल में उन लोगों में शामिल हैं जिनके बारे में बात करना भी तौहीन के ज़ुमरे में, ब्लास्फेमी के ज़ुमरे में आएगा। लेकिन बहरहाल उन्होंने भी हमेशा वफादारी ज़रूर निभाई। कहते रहे वो कि जी 47 के वक़्त जो है वो जमीयत उलमाए हिंद का ये मौक़िफ़ था और हम उस मौक़िफ़ को दुरुस्त मानते हैं, या जो भी बातें हैं। लेकिन पाकिस्तानी रियासत, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, फ़ौज और ISI के साथ जो भी उनका एजेंडा था वो हमेशा अलाइन रहा, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो से पहले का दौर हो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर हो, या उसके बाद का दौर हो, या मौलाना फजल रहमान की पूरी सियासी ज़िंदगी हो। बुनियादी तौर पर जो बात समझने की है वो ये है कि मौलाना अमूमी तौर पर, मेरे जैसे लोगों ने भी बाज़ औक़ात इस हवाले से धोखा खाया कि मौलाना या मौलाना के साथ काम करने वाले लोग बाज़ औक़ात फ़ौज के बारे में, रियासत के बारे में कुछ तनकीदी जुमले कहते हैं। बाज़ औक़ात एक तसलसल से कहते हैं। तो मुझ जैसे तालिब इल्मों को बाज़ औक़ात ये
गलतफहमी ज़रूर होती थी कि मौलाना को अब समझ आ गई है, वो इस निज़ाम की बुनियादी तरीन खामी को पा चुके हैं और अब जेड़ा है ना हुण ओ फौज दे हक च कोई गल नहीं करेंगे। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो उनकी घुट्टी में शामिल है, उनके डीएनए में शामिल है कि सजदा करना है तो हमेशा जीएचक्यू की तरफ मुंह करके करना है, किसी और तरफ सजदा नहीं करना। ये उनकी घुट्टी में हमेशा से शामिल है। हमने देखा कि मौजूदा दौर में सबसे मुश्किल वक़्त अगर पिछले 2 सालों में देखें तो वो वक़्त था जब फ़ौज को किसी भी तरीके से अदलिया के अदारे में मौजूद चंद ऐसे लोगों से जान छुड़वाना थी जो कि फ़ैसले आइन और कानून के मुताबिक करते थे। इसके लिए सबसे पहले तो उन्होंने अपने करीबी तरीन मीडिया हाउस जियो न्यूज़ को इस्तेमाल किया, जियो न्यूज़ से मुंसलिक लोगों को इस्तेमाल किया, प्रोपेगेंडा किया। जस्टिस अतब मिनल्ला हों, दिग्गज जजेस हों सुप्रीम कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो जजेस हों जिन्होंने आईएसआई की गलत कारियों के खिलाफ खुलकर एक स्टैंस लिया, जिनका माजी रोजे रोशन की तरह अया था, जिनका प्रोफाइल बहुत क्लियर था कि वो इंडिपेंडेंट लोग हैं, अनबाइस्ड लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, लॉ को समझने वाले लोग हैं। रोजनामा जंग और द न्यूज़ और जियो अखबार ने मुसलसल उनकी किरदार कुशी की मुहिम चलाई। उनसे मुंसलिक सहाफ़ियों ने अपने वीलॉग्स में उनको वो ताने दिए, वो झूठ की कहानियां घड़ी कि खुदा की पनाह। और ये सिलसिला, ये प्रोजेक्ट जो है इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना था 26वीं आईनी तरमीम के लिए। यहाँ पे भी मैं एक लम्हे को रुकूंगा ये कहने के लिए कि हमारे यहाँ बाज़ लोग अपनी नासमझी की वजह से या बाज़ अच्छे लोग भी जो कि फ़ौज के ख़िलाफ़ भी होते हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ स्ट्रगल भी करते हैं, जो फ़ौज का जुल्म है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान को पहले तोड़ा और अब फिर तोड़ने के दर पे हैं, तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स को अलहदा करने के एक मिशन के ऊपर बड़ा वादे नज़र आ रहा है कि जो फ़ौजी क़यादत जीएचक्यू में बैठी है वो इस वक्त उसके ऊपर अमल पैरा है, उस एजेंडे के ऊपर। लेकिन हमारे बाज़ लोग जो फ़ौज के ख़िलाफ़ स्ट्रगल भी करते हैं वो भी एक जगह पे आके धोखा खा जाते हैं, एक जगह पे आके मार खा जाते हैं। वो ये समझते हैं कि फ़ौज इतनी ताकतवर है कि ये जो चाहे कर सकती है, इसका रास्ता रोका ही नहीं जा सकता। हकीकत ये है कि जब तक आप रैशनैलिटी से गुफ्तगू नहीं करते, जब तक आप ज़मीनी हकाइक से आगाह नहीं होते, जब तक आपने ऑन ग्राउंड काम नहीं किया होता, आप इन चीज़ों को नहीं समझ सकते। बिल्कुल फ़ौज ताकतवर है। देखें, कोई भी शख्स जो है वो इतना ताकतवर कभी भी नहीं होता कि दुनिया में उससे ताकतवर कुव्वत ही कोई ना हो। ये एक गलत कंसेप्शन है। फ़ौज को बिल्कुल अवाम इकट्ठे होके, मुत्तहद होके, तमाम तरफ से लोग जो हैं वो मुनाफकत ना करें, वो काम ना करें जो हमारे बाद सियासतदानों ने किया कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज़ीरो करके, सबको करप्ट कह के, सबको चोर कह के, वो जो एक सिविलियन सुप्रीमेसी की तरफ थोड़ा बहुत कदम बढ़ा था, थोड़ा बहुत फ़ौज को एक साइड पे किया गया था, तो वो उस सारे मामले को जो है वो उलट पलट कर दिया गया और फिर दूसरे लोगों ने भी आके वही रवश अपनाई और अब जो है वो फ़ौज को मुकम्मल इख्तियार दे के सारे आराम से बैठे हैं। ये एक मौका था 26वीं आईनी तरमीम का, जब ये सब क्लियर था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो उसी तरफ जाएंगी जिस तरफ फ़ौज कह रही है, और उसका रास्ता रोकना जो है वो वाहिद मुज़ाहमत थी उस वक़्त। और चाहे फ़ौज उल्टी हो जाती, जिस फ़ौज के बारे में मैं जो कह रहा हूँ ना, एक मिसकंसेप्शन है वो ये है कि फ़ौज जो चाहे कर सकती है, फ़ौज जो चाहे नहीं कर सकती। फ़ौज जहाँ से मर्जी आ जाती 26वीं आईनी तरमीम पास नहीं करवा सकती थी। अब इस बात का डिफरेंट इसके ऊपर आरा आ सकती हैं। कोई लोग जो हैं वो ये आर्ग्यू करेंगे कि नहीं नहीं नहीं, वो पीटीआई के फलां बंदे भी तोड़ लेने थे, उन्होंने करवाई लेनी थी। ऐसा मुमकिन नहीं होता। दरअसल ऐसा हो भी जाता है, और जब ये होने लगता है तो फ़ौज से कोई बहुत बड़ी गलती होती है। ये एक तारीख है कि जब भी आप इनको कॉर्नर करते हैं, जब भी उनको लगता है कि हमारा जो लूट मार का सिलसिला है और पाकिस्तान के वसाइल को लूट कर, चोरी कर कर पाकिस्तान से बाहर यूरोप, अमेरिका, गल्फ़ कंट्रीज़ में मुंतकिल करने का सिलसिला रुक जाएगा अब, तो वो कोई बड़ी संगीन गलती करते हैं। और बड़े से बड़े डिक्टेटर को भी, बड़े से बड़े सख्त गिर आर्मी चीफ को भी अल्टीमेटली घर जाना पड़ता है। ये वो मौका था 26वीं आईनी तरमीम का, जब फ़ौज एक जगह पे फंस गई थी, उनके पास नंबर गेम पूरी नहीं थी। मौलाना फजलुर रहमान ने
ना सिर्फ उनको स्पेस दी, ना सिर्फ अदलिया के अदारे को ज़मीं बोस किया, बल्कि ऐसी ऐसी तरमीम के अंदर ऐसे ऐसे नुकात डाले कामरान मुर्तज़ा जैसे कानूनी माहिरीन जिनको हम हमेशा अप्रिशिएट करते रहे, उनके हमेशा से हम तारीफ़ें करते रहे, उन्होंने कामरान, मेरे पास इस चीज़ का वीडियो एविडेंस मौजूद है एक कन्वर्सेशन का, जो कि मैं जब भी मुनासिब होगा इजाज़त मिलेगी देने वाले की तरफ से, जिसकी अमानत है, तो मैं लाजमी शेयर करूँगा, जिसमें वो फ़ौज के हवाले से, कोई DHS के हवाले से, कोई फिनांस का मामला है, उसके ऊपर वो एग्री कर रहे हैं, जो कि बंदा उनको एग्री करने की कोशिश कर रहा है। ये ख़ास बंदे हैं मौलाना फजल रहमान के इस हवाले से। अब बात ये है कि ये कितनी कितनी गंदी और घटिया हरकत थी मौलाना फजल रहमान की, जिसने पूरी की पूरी एक कोशिश जो थी उसको ज़मीं बोस कर दिया। 26वीं तरमीम हुई, उसके बाद वो लोग असम्बली में आ गए जो कि असम्बली का हिस्सा बन ही नहीं सकते थे आइन के तहत, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत, और फिर 27वीं तरमीम के ज़रिए हज़ारों अफराद के कत्ल के हवाले से एक इम्यूनिटी ले ली गई कि हमारे खिलाफ तो कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकती। और फिर मज़का खेज़ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इसलिए कायम की गई कि जी वो आइन की तशरीह करेगी, उसके अंदर लिखा गया आइन के अंदर के आइन की तशरीह सिर्फ ये करेंगे। और फिर एक और कानून में तरमीम करके ये कहा गया कि लेकिन जो नैब के कवानीन होंगे, नैब के फैसले, यानी कि करप्शन के मामलात के हवाले से या करप्शन से रिलेटेड जो मामलात नैब देखता है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, उसके मामलात में जो नैब की अदालतों से हम फैसले करवाएंगे, उनके खिलाफ ये अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं जानी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जानी है, जिसने सिर्फ आइन की तशरीह करनी थी। यानी कि जो क्रिमिनल नेचर के मामलात हैं उन पर भी फाइनल अपील कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट करेगी। वजह यह थी कि अभी सुप्रीम कोर्ट में 3-4 जो है वो शरारती जज रह गए हैं। तो इससे बड़ा तमस्खुर आइन का क्या नहीं बनाया जा सकता। मौलाना फजल रहमान ने इस तरीके से पाकिस्तान के पूरे आइनी ढांचे को तबाह करने में फ़ौज का साथ दिया। इस हवाले से मैं देख रहा था कि जिन लोगों ने बात की उसके ऊपर डॉक्टर मुईद पीरज़ादा ने एक बुनियादी बात की। मैं उनका हवाला सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि डॉक्टर मुईद अमूमी तौर पे मैक्रो लेवल पे तज्ज़िया करते हैं चीज़ों का, बहुत कम माइक्रो लेवल की वो बात करते हैं। उनकी एक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़बरदस्त तज्ज़िया उनका होता है, लेकिन वो उनका फील्ड है, वो उनकी स्पेशलिटी है, इधर वो नहीं आते। लेकिन उन्होंने एक बड़ी बुनियादी बात की और मुझे बड़ी खुशी हुई वो बात सुनकर। और ये सिस्टम की समझ होती है, ये जिस बंदे ने ऑन ग्राउंड काम किया और सिर्फ उसको समझ होती है। उन्होंने मिसाल दी कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म थे और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस्लामाबाद में कोई जलसा करना चाहती थी तो डीसी ने इजाज़त नहीं दी थी। तो उन्होंने ये सवाल उठाया कि ये जो मौलाना को बुनियादी बात है जलसे की इजाज़त जो दे रहा है, तो बुनियादी तौर पे यहाँ से बात समझ आनी चाहिए कि मतलब है कि आप कह लें कि कबूलियत है, जहाँ से कबूलियत होती है, कबूलियत है। और वो जो तमाम अल्फाज कहलवाए जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं, उनका कोई और कॉन्टेक्स्ट होगा, उससे कोई और ऑब्जेक्टिव अचीव करना होगा। वो बेचारे हमारे साफ़ी लाहौर में बैठे हुए भी और इस्लामाबाद में बैठे हुए मौलाना वो कंडेम कर रहे हैं, जी फलां शहीद के बारे में ये बात नहीं करनी, ये बात नहीं की जा सकती, पैसे लेके कोई भी नहीं लड़ता, ये वो अपनी ज़ुबानें और अपने दिमाग जो हैं उनको वो कर रहे हैं। हालांकि मौलाना इन सहाफ़ियों को ये नहीं पता कि मौलाना इस नौकरी पे जिस पे ये सहाफ़ी लगे हुए हैं, मौलाना इस नौकरी में उनसे बहुत सीनियर है, तो वह मौलाना पे तनकीद नहीं कर सकते। ये भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सिस्टम की जो उनको नहीं है इस चीज़ के ऊपर। खैर, अब वो जो जलसे की इजाज़त देना, वो देने वाले जो हैं जिनको पता है कि मौलाना तनकीद कर रहे हैं आजकल, तो साफ ज़ाहिर है कि वो इन सारे मामलात को खुद से देख रहे होते हैं। ये समझने की बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्यों किसी दूसरी अपोजिशन की तनकीदी जमात को इजाज़त नहीं मिलती, किन को इजाज़त मिलती है, कौन इजाज़त दे रहा है, कहाँ पे डीसी हैं, डीसी क्या होता है, डीसी किसके कहने पे चलता है, क्या डीसी के पास अपना भी कोई इख्तियार होता है? क्या आज तक पाकिस्तान में किसी डीसी ने या किसी एसपी ने कोई हिम्मत की है कहीं पे स्टैंड लेने की? तो खैर, तो ये तो एक पहलू है जस्ट बैकग्राउंडर के तौर पे कि मौलाना की तकरीर में क्या था, क्या कहा गया, उससे मुराद क्या था, उसके मकासद क्या थे, अमूमी तौर पे लोग इस्तेमाल कैसे होते हैं फ़ौज के लिए, फ़ौज के मकासद हासिल करने के लिए। ज़्यादातर वो लोग फ़ौज पे तनकीद कर रहे होते हैं, लेकिन जहाँ पे एजेंडे की बात आएगी, जहाँ पे फ़ौज के बुनियादी मकसद की बात आएगी, जहाँ पे फ़ौज पे तनकीद करने वाले लोगों जो कि फ़ौज की गंदगी को सामने ला रहे हों, फौज की गलाजत को सामने ला रहे हों, या सियासी पॉलिटिकल पार्टीज कोई भी बेहतरीन नहीं होती, कोई पॉलिटिकल पार्टी आइडियल नहीं होती।
हर पार्टी के अंदर प्रॉब्लम होती है, कुछ में ज़्यादा होती है, लेकिन जो सियासी जमातों के ऊपर अटैक किया जाना, जमहूरी सियासी जमातों के ऊपर मुसलसल एक आधी बात पे तनकीद अलग बात है, लेकिन एक एजेंडे की सूरत में, तो ये हमेशा फौज का एजेंडा होता है। हिस्टोरिकली हमने देखा कि ये फौज का एजेंडा होता है और अमूमी तौर पे ये चीज़ जो है इसको परस्यू किया जाता है। अब हम इसी से कनेक्टेड दूसरी डेवलपमेंट के ऊपर आ जाते हैं। अगेन इसके ऊपर सहाफ़ियों के एक सेट ऑफ जर्नलिस्ट के ऊपर तनकीद है। ये डिफरेंट सेट ऑफ जर्नलिस्ट है, ये वो सेट ऑफ जर्नलिस्ट है जो पीटीआई को सपोर्ट करता है लेकिन और फौज के खिलाफ है, ये उनके ऊपर तनकीद है। तो गौर से सुनिएगा, एक मामला है, माजिद सत्ती साहब का कत्ल हुआ रावलपिंडी के अंदर। उनकी सियासी एफिलेशन जो भी थी मैं उस पर नहीं जाता, क्योंकि उससे गुफ्तगू को एक डिफरेंट कलरिंग मिलेगी, मैं कलर नहीं करना चाहता गुफ्तगू को। अब बात यह है कि जो मर्डर हुआ उनका माजिद सत्ती साहब का, वो साफ ज़ाहिर है कि फ़र्क खोखर साहब ने किया। फ़र्क खोखर साहब कौन है? फ़र्क खोखर साहब जो है वो एस्टेब्लिशमेंट है, वो रावलपिंडी की ताकतवर तरीन शख्सियत में से एक है। ताकतवर सिर्फ बंदा पैसे से नहीं होता, ताकत जो होती है, ताकत को आपने एक्सरसाइज करना है कि आपने किसी जगह पे जाना है, किसी बंदे को मार देना है, आपको कोई कुछ ना कहे। आपने किसी जगह पे जाना है, किसी ज़मीन पे कब्जा कर लेना है, कोई आपको पूछने वाला नहीं है, आप अकाउंटेबल नहीं है, आप जो चाहें करें और अकाउंटेबल ना हो, ये बुनियादी तौर पे ताकत का इजहार होता है, मदर होता है। तो ये वो ताकत है जो ताजी खोखर नामी बदनाम ज़माना गुंडा और बदमाश अपनी पूरी ज़िंदगी इंजॉय करता रहा। मुझे एक सीनियर सियासतदान जो कि जनरल अयूब खान के दौर में किसी सियासी केस के अंदर, सियासी मुकदमे के अंदर, गॉर्डन कॉलेज से रिलेटेड किसी मामले में पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो जेल में गए, जो भी उस वक्त जेल थी रावलपिंडी की अयूब खान के दौर में। तो वो मुझे उन्होंने एक दफ़ा बताया था कि मैंने शायद पहले भी जिक्र किया हो इस बात का किसी भी लॉग में कि वहाँ पे जो पता ये लगा कि कैदियों का एक बंदा जो है ना मॉनिटर बना हुआ है कत्ल के मुकदमे में, 2 कत्लों के मुकदमे में। अयूब खान के दौर की बात हो रही है, अयूब खान के दौर की बात हो रही है। कत्लों के मुकदमे में एक नौजवान लड़का वहाँ पे आया हुआ है और उसने कैदियों का जो है वो जीना दोबर किया हुआ है। जेल की इंतजामिया उसके साथ मिली हुई है, वो बादशाह बन के रह रहा है। कुछ दिन गुजार के उसने साफ तरह चले जाना है जेल से, फौज का अपना बंदा है, लेकिन ये है कि उसने कैदियों का वो जो है वो नाक में दम किया हुआ है। अब ये जो साहब है, ये भी अपने उस दौर में मतलब लीडर शीडर और फुल बदमाश वाला माहौल जो पाकिस्तान में उस तरह की पॉलिटिक्स में होता है वो था। और बदमाश का लफ्ज़ मैंने शायद गैर मुनासिब इस्तेमाल किया। मतलब ये है कि वो किसी की आप कह लें कि जो बेवजह ज़बरदस्ती या बदमाशी को बर्दाश्त नहीं करते थे। तो जब उनको पता लगा तो उनके साथ कोई और लोग भी शायद थे, तो उन्होंने इसको बुलवाया और इसको जो भी वहाँ पे निज़ाम है वो कहते हैं कि हमने इसको पकड़ के सही वहाँ पे इसकी ठुकाई शिकाई की। लेकिन मतलब है कि अल्टीमेटली ये तो सियासी कैदी थे और ये बाहर आ गए। बताने का मकसद ये था कि अयूब खान के दौर में 2 कत्लों के अंदर जेल में जाने वाला ताजी खोखर जो है वो ये 60 की दहाई की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप देखें कि 70 की दहाई आई, 80 की दहाई आई, 90 की दहाई आई, 2000 आया, 2010 आया। आप ये देख लें कि आपको अगर समझना है कि पाकिस्तान एक नाकाम रियासत क्यों है, पाकिस्तान टूटा क्यों और फिर नाकामी की तरफ क्यों गया और नाकामी की तरफ क्यों जा रहा है, कि ताजी खोखर जो कि इतना बड़ा कातिल था, वो इस सिस्टम का ताकतवर तरीन आदमी था, वो पाकिस्तानी फौज का करीब तरीन करिंदा था, वो आईएसआई का सबसे बड़ा टाउट और एजेंट था। वो जब चाहता था, जिसको चाहता था मार देता था। रावलपिंडी शहर के नवाह में जो गांव हैं जिनकी ज़मीनों पर कब्जा करके डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटीज़ और बहरिया टाउन ने फ़रोग पाया, ये वो जगहें थीं जहां पर ताजी खोखर जो है वो जाके लोगों से ज़मीनें ख़रीदता था ज़ोर ज़बरदस्ती, अर्जा नरखों पे, आम से नरखों के ऊपर, और फिर जो लोग बेचने से इनकार करते थे उनको मार दिया जाता था। इस्लामाबाद के नवाह में, इस्लामाबाद की बस्तियों में, इस्लामाबाद से बाहर की जो सबर्ब्स हैं उनकी बस्तियों में ऐसी कब्रें मौजूद हैं जिसका ये मालूम नहीं कि उसके अंदर कौन दफन है। और वो दफन जो भी किए गए पुलिस के अंदर रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होने दी जाती थी, क्योंकि ताजी खोखर जो है वो पूरे निज़ाम के साथ, महकमा माल के और पुलिस, रावलपिंडी पुलिस के, पंजाब पुलिस के, उसके साथ मिलकर काम करता था। मैं आपको बताऊं विदाउट एग्जैजरेशन, जो लोग ताजी खोखर ने कत्ल किए,
मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूं, उनकी तादाद सैकड़ों में नहीं है, हजारों में है, सिर्फ अगर हम रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात करें। मैं आपके सामने अमूमी तौर पर फौज के ऊपर तनकीद करता हूँ, मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं साहब, मैं उनकी पॉलिसीज का नाक़िद हूँ, मैं जहाँ पे भी समझता हूँ गलत कहता हूँ लेकिन मैं कहता हूँ कि काश इस मुल्क में कभी कोई काम कर जाए। ये जो साहब हैं जनरल आसम मुनीर, ये रावलपिंडी में जहाँ से भी हिजरत करके आए रहे, इनकी वालदा इसी शहर में रही, वालद इसी शहर में रहे, मुझे पूरी तरह से ये गुमान है कि वो यकीनी तौर पे ताजी खोखर को जानते होंगे। हम उन पर तनकीद करते हैं, आइंदा भी करते रहेंगे, क्योंकि वो जो भी काम कर रहे हैं, जिस तरीके से निज़ाम को उन्होंने कंट्रोल में लिया हुआ है, ये हमारे आइन के, हमारे मुल्क के खिलाफ है, हमारे मुल्क के फ्यूचर के खिलाफ है। खुदा की कसम, जनरल आसम मुनीर भी आज कोई, क्योंकि ये फौज से मुतल्लिक मामला है, ये सिविलियन मामला नहीं है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, कोई मसला हल नहीं हो रहा सिविलियन नेचर का, तो मैं कहूँ जी कि ये जनरल आर्मी चीफ को मुदाखलत करनी चाहिए। जब मैं आर्मी के किसी भी रोल में मुदाखलत के खिलाफ हूँ, तो यहाँ भी खिलाफ है। लेकिन ये पाकिस्तान आर्मी का मसला है, हज़ारों पाकिस्तानियों को कत्ल किया गया, एक शख्स ने कत्ल किया है। एक कमीशन बनाए, एक इंडिपेंडेंट कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाए और उन बेनाम कब्रों का सुराग लगाए वो कमीशन, कि जो कि इस्लामाबाद के नवाही इलाकों में आज के दिन, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे मालूम है कि इस्लामाबाद के विलेजेस में, गांव में जो विलेज साइट्स हैं, वो लोग जिंदा हैं आज तक, जिन्हें पता है कौन कौन कब कब कहां कहां कैसे कैसे मारा गया। सिर्फ डीएचए की डिफेंस, ये डीएचए की सारी जमीनें तो आसम मुनीर की नहीं है, ये तो मैं मानता हूं। मैंने तो ये कभी नहीं कहा कि सारा कुछ ही आसम मुनीर ने लेके कब्र में चले जाना है, और यकीनी तौर पे आसम मुनीर ने जब कब्र में जाना है कुछ नहीं लेके जाना, सिर्फ एक ताजी खोखर जिसको मरे हुए भी अब एक अरसा बीत गया, उसने जो कत्ल किए हैं, सिर्फ उसके ऊपर एक कमीशन बना दे। मैं आपको बता रहा हूं कि अफ्रीका में जो इज्तिमाई कब्रों के स्कैंडल थे, दुनिया वो भी भूल जाएगी। जिस तरीके से इस शख्स ने इस्लामाबाद के अंदर कत्लो गारत का एक बाजार गर्म किया था, और सिर्फ फौज के लिए और आईएसआई के लिए। अगर मैंने आसम मुनीर साहब का नाम लिया कि अगर कोई समझता है कि वो कहते नहीं हाफिज़े कुरान हैं, बहुत नेक हैं बड़े, तो अभी ये तो मैं खुद जितने भी इल्ज़ाम लगा लूँ, मैं खुद मानता हूं कि डीएचए का सारा पैसा उन्होंने कब्र में लेके नहीं जाना, या उन्होंने बाहर मुंतकिल नहीं करना ना। ये तो आम सिविलियन लोगों ने भी डीएचए में जाके इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो काश आज के दिन ये उसके ऊपर ही एक कमीशन बैठा दें। लेकिन आज की बात तो फर्क खोखर के बारे में है, जो कि गद्दी नशीन है ताजी खोखर साहब के। वो ताजी खोखर का वो डेरा, जो हमारे जो पुराना एयरपोर्ट जाते हुए जो एक्सप्रेस वे थे, जब हम राइट मुड़ते हैं तो कोने पे जो डेरा आता है, जहाँ पे उन्होंने वो पूरा एक बदमाशी का एक निज़ाम बना रखा हुआ था। तो अब इस हवाले से ये जो साहब हैं, ये भी और इनके जो बाप थे, वो भी पूरा मज़हब का इस्तेमाल करते थे। लाल मस्जिद को सपोर्ट करना, एक्सट्रीमिस्ट को, दहशतगर्दों को सपोर्ट करना। जब फंसने लगते थे तो जिस तरह भी होता है पाकिस्तान में, तो इन्हें मज़हब का इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देना और मज़हब की एक पेट्रोनाइजेशन हासिल करना। वो भी यही काम करते थे, दहशतगर्दों को सपोर्ट करना और ऐसे लोगों को, एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को। अब इन साहब ने क्या क्या किया, जैसे ही इन्होंने कत्ल किया, कत्ल तो बहुत सारे किए इन्होंने भी, 20 मुकदमात हैं माजिद जो हैं ये फर्रुख खोखर जो हैं। लेकिन अब ये एक ऐसा कत्ल इनसे हो गया, माजिद सत्ती का, एक प्लॉट पे, एक जमीन पे कब्जे के लिए कत्ल करते हैं। ये वैसे मैं गारंटी दूंगा आपको कि ये इनकी अच्छी बात है, कि ये नहीं है कि कोई हीरोइन का या कोई मंशियात का मामला है तो उन्होंने कत्ल कर दिया, नहीं, कोई कारोबार का मामला है, कत्ल सिर्फ एक बात पे करते हैं, ये इनकी अच्छी बात है। सिर्फ जमीन पे कब्जे का मामला हो तो फिर ये कत्ल करते हैं। इसलिए लोगों को पता है, अमूमी तौर पे लोग पीछे हट जाते हैं। तो ये माजिद सत्ती वगैरह ये समझ रहे थे कि शायद पाकिस्तान तब्दील हो गया, अब तोजी खोकर मर गया, अब कत्ल नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने कत्ल कर दिया। अब वो जो एक चूंकि सियासी बंदे थे जो माजिद सत्ती हैं, अब पता लग गया, इनको भी पता लग गया और निज़ाम को भी पता लग गया कि ये अल्टीमेटली इससे बचा नहीं जा सकता। अब ये क्लियर केस था जिसके अंदर जो है ना कुछ ना कुछ होना ही होना था। अल्टीमेटली बेहतरीन हल यही होता था कि जो फैमिली है मकतूल की, उसको दबा लो, उसके टाइट शाइट मरोड़ करो, आईएसआई 2-4 SHO से कह के मुकदमे दर्ज करवाए कि जी इसने फलान जगह पे तो इन्हें रसालत की, फलान जगह पे नबी को गाली निकाली। मकतूल जो है उसके खिलाफ कोई भी नबी के ऊपर तौहीन का या कोई भी इल्ज़ाम शिल्ज़ाम लगा के कोई लड़की को अगवा किया, उसके ऊपर कत्ल का मुकदमा डाल दें। मतलब आईएसआई का ये तरीका होता है हैंडल करने का जब किसी को दबाना हो। तो वो मतलब अब माजिद सत्ती के मामले में ये सब नहीं हो सकता था, क्योंकि वो प्रोमिनेंट फिगर था। अब इसने क्या किया, फर्रुख खोखर ने, इसने सबसे पहले तो भारत के खिलाफ ना बड़े बड़े नारे लगाए, तबाह कर देने की बातें की, और ये कोशिश की कि किसी तरीके से, ये मैं देख रहा था, फरनूद आलम साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा। फरनूद आलम साहब बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बड़ी उनके
ताकत है, उनके ज़ोर है, असर है उनकी तहरीर के अंदर। ब्लास्फेमी गैंग जब फैक्ट फोकस ने रिपोर्ट किया तो पूरा डिजिटल मीडिया, पूरा नेशनल मीडिया भाग गया, वेबसाइट, सोशल मीडिया, हर चीज़, लोग गायब थे, बड़ा लंबा अर्सा गायब रहे। उस वक़्त भी हमारे ये फरनूद आलम साहब जो हैं मुसलसल इस चीज़ को, हमें भी अप्रिशिएट करते थे, हमारी छोटी मोटी काविश को, और ख़ुद भी मुसलसल ब्लास्फेमी गैंग की तबाहकारियों के बारे में लिखते थे। तो उन्होंने, मैं देख रहा था, लिखा, उनका सबसे पहले इसने हुब्बुल वतनी का खैमा लगाने की कोशिश की, भारत को गालियाँ दी, काम नहीं चला। फिर ख़ातमुन नबूवत का एक खैमा लगाया जी कि और 295C के हवाले से जो है वो लोगों के जज्बात को उभारने की कोशिश की और कहा कि ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। अहमदियों वाला वो बता रहे हैं खैमा लगाया कि जी जो अहमदी हैं उनके बारे में जो है ख़ास तरीके से नफ़रत फैलाई जाती है, क्योंकि लोगों के एक जज्बात होते हैं, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए वो एक कम्युनिटी है, उनको सादर सप्रेस किया जाता है, उनको मारा जाता है, कत्ल किया जाता है, घरों में दाखिल हुआ जाता है। सिर्फ ये है कि जहालत है, और हमारी जो फ़ौज और ISI है वो चाहती है कि इस तरह के चंद नुकात, पॉइंट्स हमारे पास रहें कि जब जिन्हें ठोकना हुए उसको या तो गुस्ताख करार दे दें, या अहमदी करार दे दें, या कोई गद्दार करार दे दें, और हम उसके ऊपर जो अवाम ही चढ़ दौड़े, हमें कुछ करना ही ना पड़े। फिर वो बताते हैं जी खैरात वाला खैमा भी लगाया, चौथा खैमा, कि लोगों को, मस्जिदों को वो पैसे देने की कोशिश की और ऐसे शो किया कि मैं बहुत हूँ। ये सारा माजिद सत्ती के केस को संभालने के लिए। अब उनको परेशानी का मसला, पीछे ISI थी, फौज थी, मसला कोई नहीं था वैसे उनको। मसला सिर्फ ये था कि वो बंदा प्रोमिनेंट था, उसको इस तरीके से क्लोज नहीं किया जा सकता था। एक ड्रामा तो चल रहा है ना कि रियासत है, कानून है, अब वो ड्रामा तो पूरा करना होता है। हालांकि ये कानून शुनून भी इस एरिया में नहीं होता था, अंग्रेज़ के आने के बाद ही ये कानून आया। बाज़ लोग कहते हैं कि ये बात करने वाले ज़हनी तौर पे गुलाम होते हैं, लेकिन हकीकत ये है, तारीख़ का मुताला किया जाए, जो कोई भी शख्स मेरे साथ बैठ के तारीख़ के ऊपर बात करना चाहे तो मैं हाज़िर हूँ, एक तालिब इल्म के तौर पे, लेकिन दलील के साथ कि उससे पहले क्या था। मतलब कानून, कौन सा कानून, ताकतवर जिसको मर्जी कत्ल करते, को पूछने वाला ही नहीं था। और मैं किसी मज़हब की बात नहीं कर रहा, बाय द वे, किसी के ज़हन में ये आए कि मैं किसी रिलीजन को कर रहा हूँ। मतलब है कि हिंदुइज़्म से तल्लुक़ रखने वाले लोग भी यहीं पे थे, इस्लाम से तल्लुक़ रखने वाले लोग भी यहीं पे थे। ताकतवर का कानून था सर, कोई मज़हब शज़हब और कोई असूल, कोई चीज़ नहीं चलती थी। अगर कोई थोड़ा बहुत हुआ भी सही, एक आधा वाक़े से तारीख़ को वो आप नहीं कर सकते। ओवरऑल ये सूरत हाल थी। तो ये अंग्रेज़ के आने के बाद ही थोड़ा बहुत कोई आम इंसान की, हालांकि उसके बाद भी जो ताकतवर है मैनूवर करता रहा, मैनिपुलेट करता रहा, आज के दिन तक कर रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत से, मतलब जिस तरह ये ड्रामा करना पड़ा फर्रुख खोखर साहब को, तो ये ड्रामा करना पड़ता है थोड़ा सा निकलने के लिए। अब पीछे ISI से निकल तो उन्होंने जाना ही था, तो आखिरकार उन्होंने, ISI ने उनको मौलाना फजलुर रहमान की जमात ज्वाइन करवाई कि किसी तरीके से अब जो है ना उनको प्रोमिनेंस मिले, सोशल मीडिया के ऊपर गाड़ियाँ शाड़ियाँ दिखाएं, ख़त्मुन नबूवत के नारे मारें, और फिर तौहीन रसालत के नारे मारें, और 295C, और ये मर जाएंगे 295C को, ये नहीं होंगे, तौहीन रसालत का ये कर देंगे, इधर बढ़ जाएंगे, उधर बढ़ जाएंगे, वो पूरा उसने वो शो किया। अब मसला बड़ा क्लियर था कि अगली फैमिली जो है वो डर भी नहीं रही थी, कंप्रोमाइज़ भी नहीं कर रही, उनको करना पड़ेगा वैसे, बाय द वे, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग, आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन अल्टीमेटली साधारण को मार दिया जाएगा, ISI वाले मार देंगे अगर नहीं मानेंगे वो। तो अब ये है कि अब प्रॉब्लम ये बनी, यहाँ पे आके मसला ये खड़ा हो गया कि अब मैं बात को कंक्लूड करता हूँ कि जो हमारी दूसरी साइड के साफी, जो PTI को सपोर्ट करते हैं, अब वो ये कह रहे हैं जी, उनका तबसरा, तजजिया, या उनकी पूरी विजडम जो है वो यहाँ पे आके खड़ी हुई है कि क्योंकि जी मौलाना ने वो किया है, फौज के खिलाफ बयान दिया है, तो इसलिए उनके बंदे को सजा सुना दी। अब मेरी बात कंक्लूड हो रही है, ये गौर से सुनिएगा। इस केस में उनको बरी कर दिया गया है। बरी कैसे किया गया? होता ये है कि जब इस तरह का क्लियर मुकदमा हो, पहली बात इस पॉइंट को मेक करने से पहले ये क्लियर करूं कि जब हम कहते हैं नहीं ISI ने फलां बंदे को मारा है, उसका मतलब ये कभी नहीं होता कि ISI का एक अफसर जो है वो गया है, वर्दी पहनी हुई है या बगैर वर्दी है, और उसने पिस्तौल निकाला है और उसने पकड़े गोली मार दी है, या उस 3-4 लोग गए हैं, उन्होंने किसी बंदे को पकड़ा है और तशद्दुद का निशाना बनाया। नहीं, ऐसे नहीं होता। ISI लोगों को प्लांट करती है। वो गवर्नमेंट ऑफिसर भी हो सकते हैं, वो सहाफ़ी भी हो सकते हैं, वकील भी हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं, सियासतदान भी हो सकते हैं, वो इस तरह के छल्ले मछल्ले बदमाश भी हो सकते हैं, और उनको फिर वो इस्तेमाल करती है अपने मकासद को हासिल करने के लिए। ज़्यादातर उनके जो ये बदमाशी टाइप लोग होते हैं, ये जो इन्होंने ये बनाई होती हैं कत्ल गारत करने के लिए, मजहबी तंजीमें, दहशतगर्द तंजीमें भी और इंतहा पसंद तंजीमें भी, तो उनके ज़रिए ये मकासद को हासिल करवाते हैं, और साफ ज़ाहिर है कि उसके पीछे वो होते हैं। अब ये कभी भी नहीं होता कि ये अब इतना बड़ा बंदा फर्रुख खोखर, अरबों रुपए के बिजनेस जनाब,
मतलब है कि उनके जो कज़न है वो नवाज़ खोखर साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, उनके देख रहा था मैं SCCP का रिकॉर्ड, और उनके बिलियंस के अंदर बिजनेस होते हैं। बल्कि अभी मैं देख रहा हूँ एक बड़े अच्छे, बड़े काबिल एहतराम सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, वो एक चैनल पे बैठे हुए इस पूरे मामले पे बात कर रहे थे। तो वो कह रहे थे कि जो हाजी जो हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के वालिद हाजी नवाज़ खोखर, जो कि भाई हैं ताजी खोखर के, तो वो पीपल्स पार्टी के दौर में, बेनज़ीर भुट्टो के दौर में डिप्टी स्पीकर रहे। हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं है, ये नून लीग के थे। इस तरह के बदमाशों को नून लीग ही, नवाज शरीफ ही साथ लेके चलते थे। और ये नवाज शरीफ के दौर में, जो 91 से 93 वाला दौर था, उस वक्त ये डिप्टी स्पीकर थे कौमी असम्बली के पीपल्स पार्टी में। उसके बाद भी ये पीपल्स पार्टी में नहीं आए, बहुत बाद में आए पीपल्स पार्टी में। अहमद नवाज वो उस वक्त आए जब पीपल्स पार्टी काफ़ी वीक हो चुकी थी। और फिर साहब ज़रा जो दूसरा दौर था जरदारी साहब का, उसमें मलिक रियाज की वजह से, क्योंकि मेन सर्विसेज जो है ताजी खोखर और ये खोखर फैमिली सारी उनको फराहम कर रही थी, तो ये ये उस तरफ थे। फिर वो मलिक रियाज की कुर्बत की वजह से जरदारी साहब से पीपल्स पार्टी से एक उनका लिंक नज़र आता है। बेसिकली ये नवाज शरीफ के नून लीग के बंदे थे। नवाज शरीफ ने इनको डिप्टी स्पीकर बनाया था। ये नवाज शरीफ ने तब बनाया था जब खोखरों की एक पूरी हिस्ट्री कत्ल गारत की पूरी दुनिया के सामने थी। उस वक्त कौमी असम्बली का डिप्टी स्पीकर बनाया था नवाज शरीफ साहब ने इन्हें। खैर ये वैसे एक करेक्शन थी। अब बात यह है कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, निज़ाम क्या है फौज का, जिसके जरिए, जिसको ना समझ के बाद लोग जो है वो बेवकूफ़ बनते हैं। वो ये है कि इस तरह के मामले में जहां पे एक मतलब सफेद दिन का एक कत्ल, सबको पता है किसने मारा, क्यों मारा, किस मसले पे मारा, वो कह रहे हैं मैं जय वकुआ पे मौजूद नहीं था। अरे भाई कौन कह रहा है तुम जय वकुआ पे मौजूद थे? ये सबको पता होता है ये किस तरह से होता है। क्लियर एविडेंस, हर चीज मौजूद है कि ये शख्स जो है वो कातिल है, नौजवान बंदा मारा गया ना। तो ये अफशा नामी जो जज हैं साहब, जरा ये से कहने पे चल रही हैं। इसमें तरीकाकार ही ये था, जिस तरह अगले दिन मैं देख रहा था ना, वो लाहौर में हुआ क्रिप्टो रेप केस जो हुआ, शरीफ फैमिली के एक बंदे ने, वो खवातीन बाहर से आई, रेप हुआ सारा कुछ। तो वो वीलॉगर जो थे बैठे हुए ISI के, वो कह रहे थे जी फौरी तौर पे हुक्म आया है कि बिल्कुल मेरिट के ऊपर काम करना है। साहब जरा है, इतना बड़ा मामला बन गया, पूरी दुनिया को पता लग गया, उसकी गिरफ्तारी तो होनी है भाई। अब आगे क्या होगा वो बताएं हमें, ठीक है ना। तो वो उस मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए शरीफ फैमिली का वो जो करीबी बंदा था अहमद रजा डार, उसको गिरफ्तार करना जरूरी है। अदरवाइज वो मामला रिजॉल्व भी नहीं होगा। उसके बाद आप साथियों से कहते हैं चुप कर जो, वो सारे चुप कर जाएंगे, कुछ दिनों बाद लोग भूल जाएंगे, वो बात निकाल देंगे। कभी कोई बताएगा क्रिप्टो का क्या मामला था, लड़कियों को कौन लेके आया क्रिप्टो में, किस में, वो जो लोग थे जिन्होंने रेप किया, वो शरीफ फैमिली से क्या ताल्लुक था, कभी आपको फैसल कामरान जो पुलिस के अफसरान है कभी नहीं बताएंगे। तो इस मामले में जहां पे सजाए मौत बनती थी, अगर आपने इस बंदे को बरी करना था तो उसका वाहिद तरीका ये था, अगर आप ISI के पूरे उस निज़ाम को, मैकेनिज्म को जानते हैं। जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी ना मोहित पीरज़ादा साहब वाली की, उन्होंने कहा कि जी वो जो DC ने इजाज़त दी है मौलाना फजल रहमान को करने की, वो कैसे मिल गई है, हालांकि मौलाना तो आजकल ये बातें कर रहे हैं। ये बुनियादी समझ जो जानते हैं कि इस केस में अगर फर्क खोखर को बरी करना है तो इस पहले स्टेज पे उम्र कैद सुनानी पड़ेगी अफशा नामी जज के जरिए। ये बड़ी सादा सी बात है, इसमें कोई समझने की जरूरत ही नहीं है। और मेरे ख्याल में ये कहलवाया शायद, या वो किया भी सारा आपस में ज्वाइंट एक कोऑर्डिनेशन के जरिए किया हो कि पूरी तवज्जो इस तरफ ना जाए, सारी तवज्जो मौलाना फजल रहमान के बयान या इसको कनेक्ट करने और इस चीज़ पे चली जाए। वो बेचारा माजिद सत्ती जो शहीद हो गया, जो मार दिया गया सिर्फ अपनी ज़मीन के लिए, अपने प्लॉट के लिए, उसकी बात, उसके ऊपर इंसाफ की बात कोई ना करे। और जो लोग जानते हैं कि वकील अच्छा हो, जब एक दफ़ा सजाए मौत नहीं हुई, उम्र कैद हुई है, तो वो तो अगले चंद दिनों में जमानत भी हो जाएगी और केस भी खत्म हो जाएगा। ये सादा सी बात थी। लेकिन चूंकि फौज ने लॉन्च किया था इन लोगों को, ये जो आजकल एक खास तरह का जहन रख के खास तरह की तज्जियात करते हैं, तो वो अब कह रहे हैं जी ये तो मौलाना ने कहा था तो इसलिए फौज उनको पैगाम दे रही। फौज पैगाम नहीं दे रही भाई, वो भी फौज ने अपना एजेंडा पूरा किया और इस तरफ इसको उम्र कैद सुना के उसको बरी कर दिया। और अब वो अगले चंद दिनों में बाहर भी होगा और बात खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये होता है जी एविडेंस पूरा नहीं था इसलिए दी, जब एविडेंस पूरा नहीं था फिर उम्र कैद करी शादी। ये एक सादा सी इक्वेशन वाली बात है। बहरहाल ये अफसोसनाक सूरत हाल है जिस तरीके से खोखरों ने जुल्म सितम किए पिछली 4-5 दहाइयों में। काश कभी कोई इस मुल्क के अंदर इंसाफ हो, कमीशन बने, इनको सज़ा हो और ये अपनी बाकी की ज़िंदगियाँ जेल में गुजारें। हम सिर्फ एक ख्वाहिश ही कर सकते हैं। खुदा करे पाकिस्तान के लिए बेहतरियाँ हों, पाकिस्तानियों के लिए बेहतरियाँ हों। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए।